के सीने में पत्नी का खंजर। 3 रिपोर्टर बता रहे हैं खौफनाक मंजर। आज इस हत्याकांड की परत दर परत हर खबर आपको दिखाएंगे, हर तस्वीर आपके सामने खोलकर रखेंगे और इस दौरान मेरे साथ मौजूद रहेंगे मेरे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार और हिमांशु शर्मा। रिश्ते का खूनी तंत्र, मुस्कान ने जब फूका मौत का मंत्र। साहिल के किरदार में एक आपराधिक प्रवृत्ति की समूची झलक आपको दिखाई देती है और ऐसी झलकियां इस घर से भी निकलकर सामने आई जब इसमें पुलिस दाखिल हुई। सौरभ मर्डर की साजिश के 15 टुकड़े, एक एक कर सबूत जुड़ेंगे। सौरभ की जान जाती रही, मुस्कान प्रहार पर प्रहार करती रही। गला काटा, हथेलियां काटी, कंक्रीट प्लान रचा, सीमेंट में चुनवा दिया। पहले पति का मर्डर किया, फिर प्रेमी संग उड़ाया गुलाल। पति का वध करवा डाला। ऐसी क्रूर मुस्कान होती है क्या भला? साहिल ने मुस्कान को सिखाया सौरभ के जिस्म को ऐसे है काटना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आज न्यूज नेशन की टीम आप पहुंची है मेरठ। वही मेरठ जिसकी मुस्कान बन चुकी है बेवफाई की पहचान। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। एक ऐसी हत्या जिसके बारे में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। एक ऐसी मौत जिसने जिंदगी को शर्मसार कर दिया। आज इस हत्याकांड की परत दर परत हर खबर आपको दिखाएंगे, हर तस्वीर आपके सामने खोलकर रखेंगे और इस दौरान मेरे साथ मौजूद रहेंगे मेरे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार और हिमांशु शर्मा। जहां मैं आपको लिए चलूंगी उसी घर में जहां इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, हर तस्वीर वहां से आपको दिखाऊंगी। मधुरेंद्र, आप कौन सी तस्वीर दर्शकों के सामने? देखिए, मैं मधुरेंद्र कुमार आपको इस मर्डर केस के सबसे अहम किरदार साहिल के बारे में रूबरू कराऊंगा। वो शख्स जो नशे में डूबा हुआ था, वो शख्स जो कि भूत प्रेत और इसके अलावा तंत्र मंत्र की विद्या में भी माहिर था। इस अजीबोगरीब किरदार की हर परत, हर कुंडली से आपको हम रूबरू कराने वाले हैं। तो साहिल से जुड़ी हर जानकारी जहां मधुरेंद्र आप तक पहुंचाएंगे, वहीं इस पूरे हत्याकांड को लेकर जो मास्टरमाइंड है मुस्कान, उसके बारे में आप हिमांशु कौन सी तस्वीर सामने रखते हैं? देखिए, मैं हूँ हिमांशु शर्मा और मैं आपको बताऊंगा उस मुस्कान के बारे में जिसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी। और वो इतना ही नहीं, इसके बाद यहाँ से पहाड़ों की वादियों में घूमने निकल गई अपने प्रेमी को साथ लेकर। लेकिन इसका खुलासा हुआ और जब खुलासा हुआ तो पुलिस ने प्रेमी और प्रेमिका यानी साहिल और मुस्कान दोनों को सलाखों के पीछे डाल दिया। तो मुस्कान की पूरी कहानी को मैं परत दर परत आपके सामने रखूंगा। तो मुस्कान, साहिल और सौरभ, 3 किरदार इस पूरी कहानी के। इन तीनों किरदारों के साथ जुड़ी अलग अलग जगहें जो यहीं मेरठ में मौजूद हैं, उन तमाम जगहों पर आपको लेकर चलेंगे। इनकी जिंदगी से जुड़ा हर किस्सा आपके सामने खोलकर रखेंगे। मेरठ की इसी धरती से आपको बताएंगे कि वो हत्याकांड जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में, पूरे देश में हो रही है, दरअसल उसे कैसे अंजाम दिया गया, क्या क्या कहती हैं, क्या क्या बयान करती हैं वो तस्वीरें जो लगातार टीवी स्क्रीन पर छाई हुई हैं। तो यहीं से अपनी अपनी दिशा की ओर बढ़ते हुए आपको न्यूज़ नेशन आज लिए चलेगा हर उस जगह जो जुड़ी है इस हत्याकांड से। यही वो घर है जहां सौरभ और मुस्कान रहा करते थे, जहां इस साल के सबसे बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। यही वो घर है जो सौरभ और मुस्कान का कभी आशियाना हुआ करता था और यही वो घर है जहां पर सौरभ की जिंदगी का ऐसा दर्दनाक अंत हुआ है जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। 3 मार्च की उस रात को क्या क्या हुआ था ये सब हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन इसी घर में 3 मार्च की उस रात को सौरभ को नींद की गोलियां देकर नशे
नशे में धुत कर दिया गया, बेसुध कर दिया गया। और फिर मुस्कान ने इसी घर में साहिल को बुलाया, उसे बता दिया कि सौरभ अब होश में नहीं है। अब जिस बात की प्लानिंग हम लोग कर रहे थे तब से, उसे बड़ी आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब सौरभ को अपने रास्ते से हटाया जा सकता है। जी हां, अपनी नापाक मोहब्बत को सरंजाम करने के लिए किस तरीके से मुस्कान ने उस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटाने का फैसला जो नवंबर में किया था, उसे 3 मार्च की रात को यहां लागू कर दिया गया। उस फैसले को किस तरीके से मुस्कान ने बड़ी ही बेरहमी से अपने पति पर थोप दिया। वो पति जिसने दुनिया जहान से लड़कर 2016 में उससे लव मैरिज की थी, अपने परिवार के खिलाफ जाकर उससे लव मैरिज की थी, उसी पति को किस तरीके से मुस्कान ने अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटाने के लिए एक ऐसे घिनौने रास्ते को अपनाया जिसकी वजह से आज हर कोई मुस्कान की अगर बात कर रहा है तो शैतान की प्रवृत्ति की बात कर रहा है। हर कोई इस चीज का जिक्र कर रहा है कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। इस मौत ने जिंदगी को शर्मसार किया है और रिश्तों को शर्मसार किया है और सोचने पर मजबूर किया है कि क्या ऐसे भी लोग हैं जो हमारे समाज का हिस्सा हैं, हमारे ही बीच में रह रहे हैं, लेकिन जब इस तरीके की किसी वारदात को वो अंजाम देते हैं तब उनका असली चेहरा सामने आता है। आपको मैं ये तस्वीर भी दिखा दूं कि इस घर को अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको शायद अलग अलग नजर आएगा, लेकिन इस चौखट को भले ही यहां पर ये ताला लगा आप देख रहे हैं, जहां से मुस्कान का भी आना जाना शायद हुआ करता था, ये घर अंदर से एक है जिसका एक दरवाजा आपको यहां नजर आएगा। यहां पर आप ये जो पूरा जंगला देख रहे हैं और ये शीशे का जो दरवाजा देख रहे हैं, इसी के अंदर से आज भी जो लोगों का आना जाना है, जो मकान मालिक हैं वो आज भी यहीं रहती हैं और किसी से बातचीत करने पर उन्होंने बिल्कुल पाबंदी लगा रखी है। यहीं पर आप देखेंगे कि अंदर से दरवाजा खुला है, भले ही उधर जो है वो ताला जड़ दिया गया है, लेकिन इसी घर के अंदर किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इसी घर में मुस्कान रहती थी, पिछले 2-2.5 साल से वो यहीं पर रह रही थी और इसी जीने से उसका आना जाना हुआ करता था, जहां कई बार लोगों ने साहिल को भी आते जाते देखा, जिसका तारुफ उसने अपने भाई के तौर पर मोहल्ले वालों से कराया था और इसीलिए उसका आना जाना और भी आसान हो गया था, बढ़ गया था। लेकिन जैसे ही कहते हैं कि मकान मालिक को इसकी भनक लगी तो मकान मालिक ने सौरभ को इस बारे में जानकारी दी या फिर मोहल्ले वालों ने इसकी जानकारी सौरभ को दी। इसके बाद बहुत इनका झगड़ा बढ़ा, सौरभ ने डांट भी लगाई और खरी खोटी भी सुनाई, वार्निंग भी दी, लेकिन फिर भी उस बात का कोई असर मुस्कान पर हुआ नहीं। उसका लगातार अफेयर जो है वो साहिल के साथ चलता रहा और इसीलिए ये कहानी प्यार, धोखा और कत्ल के ऐसे ट्रायंगल की है जिसे सरंजाम 3 मार्च की रात को दिया गया। नवंबर में ही मुस्कान ने फुल प्रूफ प्लान बना लिया था सौरभ को अपने रास्ते से हटाने का, ताकि अपनी जिंदगी वो और साहिल मजे में जी सके। और ये भी बताया जा रहा है कि साहिल भी उसे ये कहने लगा था कि अगर सौरभ वापस आ जाता है, जैसे कि वो वापस आ गया था, तो ये कहना था साहिल का कि हमें नशा नहीं मिल पाएगा, हम इस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इन तमाम चीजों का हवाला बार बार दिया जा रहा था और मुस्कान भी साहिल को लगातार लपेटे में ले रही थी, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उसकी जिंदगी की आजादी कहीं ना छिन जाए अगर सौरभ वापस आ गया। और अगर सौरभ उससे तलाक लेता तो भी उसे ये डर था कि उसके जो ऐशो आराम चल रहे थे, उसके जो लगातार खर्चे इतने बढ़ रहे थे, जिस तरीके से बार बार उसके पार्सल्स का आना, फूड पैकेजेस का आना, क्योंकि घर पे तो वो खाना बनाती नहीं थी, तो ये तमाम ऐशो आराम भी कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी से दूर हो जाते अगर सौरभ उसे तलाक दे देता। तो वो ये भी नहीं चाहती थी, शायद उसकी मौत के बाद उसके पैसों को भी हथियाना चाहती थी, या क्या मंशा रही होगी, क्या बीमार मानसिकता रही होगी, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मंशा नेक तो नहीं थी। नवंबर से ही इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग वो कर रही थी और इसी घर के अंदर उसने इस हत्याकांड को एग्जीक्यूट किया है, जहां से वो ड्रम भी बरामद किया गया। इसी घर के अंदर सौरभ उस रात चैन की नींद सोना चाहता था, लेकिन वो चैन की नींद हमेशा हमेशा के लिए उसे मौत की नींद सुला गई। सौरभ 2023 में लंदन गया और 2025 की फरवरी में 24 फरवरी को वो वापस आता है और इतना इंतजार मुस्कान से नहीं हुआ, क्योंकि वो नवंबर से ही इसकी प्लानिंग कर रही थी। तो सौरभ को कत्ल करने की पहली कोशिश जो मुस्कान ने की वो 25 फरवरी की रात को, जी हां, दूसरे ही दिन की गई, जब उसने उसको शराब के बहाने नींद की गोलियां देने की कोशिश की। लेकिन सौरभ ने शराब नहीं पी, ये कहकर कि उसकी तबीयत खराब है और वो सो गया। उसने शराब नहीं पी तो वो बच गया। अब मुस्कान लगातार इस मौके की ताक में थी कि किस तरीके से सौरभ को नींद की गोलियां देकर सुला दिया जाए और फिर वो उस घिनौनी हरकत को अंजाम दे सके जिसके बारे में वो लगातार कई महीनों से प्लानिंग कर रही थी। और उसके बाद फिर रात आती है
3 मार्च की जब वो कामयाब हो जाती है अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में। इसी जीने से सौरभ ऊपर चढ़ा होगा, इसी जीने से वो अपनी मां के घर से लाया हुआ कोफ्ता लेकर चढ़ा होगा, क्योंकि उसे उस कोफ्ते को खाने का मन था, तो उसने मुस्कान को दिया कि इसे प्लेट में लगाकर दे दो या खाने के लिए दे दो या परोसने के लिए कहा होगा, तो मुस्कान को इससे बेहतर मौका नहीं मिला। मुस्कान ने उसी कोफ्ते में नींद की गोलियां मिला दी और सौरभ को खिला दिया। जब वो बेसुध हो गया तो फिर मुस्कान ने जब साहिल को फोन किया तो साहिल भी इसी जीने से ऊपर चढ़ा होगा और उसके बाद उन दोनों ने उसी चाकू से, जो चाकू लाने के लिए साहिल ने मुस्कान को बोला था, उसी चाकू से सौरभ का कत्ल किया। और ये भी जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि दोनों ने 4 हाथ का इस्तेमाल जो है वो किया है, यानी जो मुस्कान है उसने ही साहिल को कंपेल किया उस चाकू से वार करने के लिए, और साहिल जब नहीं कर पाया तो दोनों ने हाथ जो है वो चारों हाथों का जोर लगाया और बड़ी ही बेरहमी से लगातार सौरभ के दिल पर 3 वार किए, और जब तक ये सुनिश्चित नहीं कर लिया गया कि उसकी मौत हो गई है, ये वार किए जाते रहे। और इसके बाद उस शव को वहां से लेकर दोनों किचन में गए, इसी घर में किचन में वो शव लेकर गए। उसके बाद वहीं पर छुरी से उसके सर को धड़ से अलग किया गया, उसके हाथों को बेरहमी से कलाइयों से काट दिया गया और फिर उस धड़ को एक लिफाफे में बंद करके बेड बॉक्स में डाल दिया गया। और ऐसे सौरभ की जिंदगी का ये दर्दनाक अंत हुआ, जो इसी घर से, इसी जीने से निकला होगा साहिल, जिसके हाथ में वो लिफाफा था जिसमें सौरभ के कटे हुए हाथ थे, उसका कटा हुआ सिर था, और इसी जीने से उतरकर साहिल अपने घर पहुंचा होगा, जो यहां से 500 मीटर की दूरी पर ज्यादा से ज्यादा होगा। उस घर में वो पहुंचा, 500 मीटर भी वो नहीं होगा फासला जो इस घर से साहिल के घर का है, जहां वो अपनी नानी के घर पे रहता था। फिर वो यहां से लेकर वो हाथ और सर गुजरता है इसी गली से, जहां से इस वक्त मैं गुजर रही हूं, इसी गली से वो गुजरा होगा बिना किसी खौफ के, बिना माथे पर कोई शिकन लिए। मुस्कान को इसी घर में उस धड़ के साथ वो छोड़कर चला गया। बेटी भी यहीं थी, पीहू इसी घर में 3 मार्च की रात को मौजूद थी जब इस कत्ल की वारदात को उस कमरे में अंजाम दिया गया। दूसरे कमरे में पीहू सो रही थी। और इसी गली से होते हुए साहिल उन हाथों को, उस सर को लेकर अपने साथ अपने उस कमरे में गया जहां उसने तंत्र साधना की होगी या तंत्र से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि धड़ को इस घर में छोड़कर सर और हाथ अपने साथ साहिल क्यों लेकर गया? इसी रास्ते से होता हुआ वो निकला होगा। क्या उसे कोई खौफ नहीं आया होगा, या फिर वो नशे में धुत रहा होगा? उसे समाज की सुधि नहीं। जो वो कर रहे थे वो भी नशे की हालत में कर रहे थे दोनों। जो इस कत्ल को अंजाम दिया वो भी नशे में धुत होकर उन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया। लेकिन जो भी हुआ, सौरभ की जिंदगी का ऐसा अंत हुआ जिसकी चर्चा आज हर जगह हो रही है, और इस अंत से हर कोई थर थर कांप रहा है। बंद पड़ा ये घर है उस हत्यारे साहिल का, जिसने अपनी माशूका के साथ मिलकर उसकी पति का बेरहमी से कत्ल कर दिया। साहिल के किरदार को देखें तो 3 पहलू निकलकर सामने आते हैं। एक तो नशे का आदी है, नशे के लत में है। दूसरा, अगर उसके किरदार को देखें तो तंत्र मंत्र की साधना करता है, जैसी तस्वीरें इस घर से निकलकर सामने आई हैं। और तीसरा, वो साइको है, क्योंकि वो अपनी मृत मां के साथ स्नैपचैट पर बातचीत करता है और भरोसा भी करता है। ऐसे में साहिल के इस किरदार को देखकर और उससे जुड़ी जो जानकारियां सामने निकल कर आई है, उससे समझा जा सकता है कि उसका जो समूचा व्यक्तित्व है उस पर कई तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं, और वो अंदर से किस तरह का किरदार है वो उसके माइंड और माइंडसेट के जरिए समझा जा सकता है। मुस्कान, साहिल और सौरभ का घर ब्रह्मपुरी के इस इलाके में महज 1 किलोमीटर के दायरे में है। मुस्कान के किराए वाले मकान में जब मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल कर देती है, उसके बाद शव को ठिकाने लगाने का काम शुरू किया जाता है। शरीर के कई टुकड़े किए जाते हैं, जिसमें धड़ मुस्कान के उसी किराए वाले मकान में रह जाता है, लेकिन उसका सर और कलाइयों को काट कर उसका आशिक साहिल यहीं अपने मकान लेकर आता है, जहां वो अपने नानी के साथ रहता है। इस वक्त घर आपको बंद जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस घर की तरफ अगर तस्वीरें हम दिखाएं आपको, तो आप सोचिए कि पूरी रात इसी घर में साहिल उस कटे हुए सर और कलाइयों के साथ रहता है। अगले दिन शव को ठिकाना लगाने के लिए फिर अपने घर में उस पैक बैग में जिसमें सर है और कलाइयाँ हैं, उसे लेकर साहिल मुस्कान के किराए वाले मकान में फिर पहुंचता है, जहां पर ड्रम का इंतजाम, सीमेंट का इंतजाम किया गया है, और फिर 100 के अलग अलग टुकड़ों को उसमें डालकर उसे पूरी तरह से सीमेंटेड कर दिया जाता है।
तंत्र मंत्र साधना और नशे की लत, साहिल के किरदार में एक आपराधिक प्रवृत्ति की समूची झलक आपको दिखाई देती है। और ऐसी झलकियां इस घर से भी निकलकर सामने आई जब इसमें पुलिस दाखिल हुई। ये घर जो कि साहिल का है, इस घर की दीवारें और इस घर का कमरा कई तरह की ऐसी अनुभूतियां, आकृतियां और यहाँ से बरामद जो सामान हैं वो बतलाते हैं कि किस तरह का अजीबोगरीब किरदार साहिल के भीतर था। नशे की लत में लगातार वो चूर था, क्योंकि यहाँ से बरामद हुई शराब की बोतलें और जो ये बताने के लिए काफ़ी थी कि किस तरह से वो लगातार नशे का आदी था। इसके अलावा इन दीवारों पर देखिए तो आपको कई तरह की पेंटिंग, कई तरह की तस्वीरें, सिगरेट के अलावा यहाँ पर देखिए तो साहिल के मनोदशा को प्रदर्शित करती हुई तंत्र मंत्र साधना से जुड़ी हुई भी कई तस्वीरें यहाँ से बरामद होती हैं। और साथ ही आपको मैं बताऊँ कि यहाँ जब पुलिस ने तफ्तीश की, ये ऊपर का जो कमरा आप देख रहे हैं साहिल का कमरा है, तो यहाँ पर दरअसल रहस्यमयी अंक जैसे 06666 लिखा हुआ था। एक उल्टा पेंटाग्राम भी यहाँ पर था। शैतान की पेंटिंग यहाँ दिखी। पेंटिंग में डरावने किरदार दिखे। काला जादू से जुड़े हुए कई तरह के ऐसे सिंबल हैं जो उसके कमरे की दीवारों पर अंकित थे। साथ ही अजीबोगरीब कई तरह के शब्द और चित्र इसमें बनाए हुए थे। और जिस तरह की उसकी हरकतें थीं वो दरअसल यहाँ पर उसकी दीवारों में साफ साफ झलक रही थी, जो ये बतलाने के लिए काफ़ी थी कि किस तरह से नकारात्मक शक्तियों का आह्वान वो करता था, ऐसी प्रवृत्तियों से लैस था, काले जादू में भरोसा करता था। और साथ ही आपको बताऊं कि इस दीवार पर एक जगह ये भी लिखा था कि कांट ट्रिप विथ अस, मतलब तुम हमारे साथ नहीं चलो। इस रहस्यमयी वाक्य को भी दरअसल बाद में डिकोड करने की कोशिश की गई। वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सर ये देखें, ये क्या है और किस तरीके से क्या दर्शाता है इसके बारे में, साहिल के बारे में? इन्वर्टेड क्राइस्ट का सीन है। इन्वर्टेड क्राइस्ट का मतलब है ये अगेंस्ट टू रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो एंटी क्रिश्चियनिटी या शैतान जिसको कहते हैं, उस तरह का जो मॉन्स्टर जैसा। तो ये एक उस तरह की पिक्चर है। इसके साथ ही इसमें बड़ा कैरेक्टरिस्टिकली उल्टा क्राइस्ट के सिंबल के अलावा साथ में उन्होंने एक चेहरा बनाया है और उसके ऊपर जो है ना माइंड जो है वो नहीं बनाया है। माइंड, ये चेहरा जो हम ये देख रहे हैं, हाँ ये चेहरा है, इसके ऊपर माइंड नहीं बनाया है। माइंड की जगह रेड चीज़ें बनाई और बहुत ही डिसऑर्गेनाइज सी एक स्ट्रक्चर बनाई है जिसमें एक स्टार है। जो स्टार है उसका कलर, उसमें कलर नहीं दिया गया है, पर बाकी माइंड की स्ट्रक्चर को कलर दिया गया है। तो ये एक विकृत मानसिकता को दर्शाता है। साथ में इससे, क्योंकि रेड कलर से बनाया है तो रेड कलर का सिग्निफिकेंस हो सकता है कि ये जो वायलेंस है, तो एक ऐसा इंसान जिसकी विकृत मानसिकता है, साथ में उसको वायलेंस, उसका हिंसक प्रवृत्ति है उसके अंदर। और उससे ये समझ आया कि किस तरह से एक जो इंसान अपने अंदर तमाम तरह की भ्रांतियां, साथ ही उसके अलावा काला जादू, इस तरह के रहस्यमयी व्यक्तित्व के साथ लैस था, जिसका कॉकटेल उसके नशे की लत था। और शायद इसी को पहचानते हुए उसको अपने साथ लेने और साहिल के साथ पूरे ही घटनाक्रम को सजाते हुए कत्ल को अंजाम देने की जो तैयारी है वो मुस्कान करती है। इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, एक इंसान की स्ट्रक्चर बनाई हुई है और उसके मुंह से कुछ निकल रहा है या उसके मुंह से कुछ जा रहा है। दोनों ही कंडीशन में ये बता रहे यू कांट ट्रिप विद अस। हो सकता है क्योंकि भगवान शंकर की बहुत सारी पिक्चर्स बनाई हो, तो वो हो सकता है कि कोई नशा करता हो जिसमें कि स्पेशली वीड, जिसको हम गांजा कहते हैं, वो लेता हो। उस दौरान क्योंकि ज़्यादातर लोग जो वीड लेते हैं अपने किए हुए नशे को जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि ये तो भगवान शंकर का प्रसाद है, तो उस नशे के दौरान उसने भगवान शंकर की पिक्चर्स वगैरह बनाई हो। साहिल का यही कैरेक्टर है जिससे मुस्कान पूरी तरह से समझ पाती है, अपने साथ जोड़ पाती है और सौरभ को मौत के घाट उतारने के लिए उससे सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल भी करती है। और दोनों मिलकर जो करते हैं वो इस वक्त दुनिया की ही नहीं, हम कहें कि अब तक के हुए तमाम बड़े और हम कहें कि खौफनाक मर्डर की एक ऐसी कहानी है जिसका अध्याय इस मेरठ से शुरू हुआ है। और इसका इम्पैक्ट हम देखें तो सोशली समूचे हिंदुस्तान के अलावा कई देशों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन तमाम देशों में भी ये मर्डर की जो स्टोरी है वो रिपोर्ट की जा रही है। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी, वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2 घर 3 घर छोड़ के ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्ज़ाम खत्म हुआ था।
उससे एक दिन पहले, तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया था। 3 तारीख को सौरभ अपने घर से कोफ्ता लेके आया था। खाता पीता अपने घर पे था। सौरभ कई बार अपने घर चला जाता था, वहाँ से खाना पीना लेके चला आता था। ये वहाँ से लेके आया कोफ्ता में जब लेके आया तो उसमें सर्व करने के लिए बोला सर्व कर दो। रात के 8-9 बजे के साहिल का हुलिया देखें या उसके घर से जो बरामद हुए सामान या जिस तरह से इस मकान के दीवारों में उसके कमरे में जो आकृतियां हैं, उसे अगर डीप एनालिसिस किया जाए तो एक साइको किलर जैसा कैरेक्टर साहिल में दिखाई देता है। वह जो घर में बिल्ली पालता है, नमक रखता है, तिलिस्म करता है, अपने दीवारों पर जादू टोना की आकृतियों को अंकित करता है और इस तरह के कमरे और मकान में रहता है जहां पर दरअसल वो अपने तंत्र मंत्र को साध सके। बात यहीं तक खत्म नहीं होती, बल्कि स्नैपचैट के जरिए जिस तरह से वो अपनी मृत मां के साथ बातचीत करता है और उसे सच भी मानता है, उससे ये साफ समझा जा सकता है कि भले ही वो एक जीवित शख्स है, लेकिन उसके अंदर का जो मनोविज्ञान है वो पूरी तरह से प्रभावित है जादू टोना से, तिलिस्म से, कुछ इस तरह के अवैज्ञानिक सोच और मनोवृत्ति से, जिसमें मनोविकार की भी संभावनाएं प्रबल दिखाई देती हैं। और जाहिर तौर पर जिस बेरहमी से वो अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल करता है, वो किसी सामान्य इंसान के सोच में या जहन में कतई नहीं आ सकता। जिस कदर वो मौत के घाट उतारता है अपनी प्रेमिका के पति को और उसके बाद उसके शरीर को काट काट कर अलग कर देता है, और इतना ही नहीं बल्कि अंगों को घर तक लाता है। तो इस तरह से अगर आप साहिल के किरदार के हर पहलू को समझने की कोशिश करें तो वो पूरी तरह से साइको दिखाई देता है, जिसके मानसिक इलाज की ज़रूरत है, लेकिन उसके इस दिमाग और उस पहलू का इस्तेमाल मुस्कान कर जाती है अपने पति के कत्ल में, उसे अपना अहम किरदार बना लेती है। तो साहिल ने ये बात कबूली की, इस समय नशे में था, क्लियर की रखी थी उसने। जो ये मुस्कान उसके कोई ड्रग्स या किसी नशे की बात नहीं बताई गई, ना अभी तक हमारे पास ऐसे कोई तथ्य आए हैं सामने, ना भी कोई ऐसा एविडेंस घर से मिला है जिससे ये ड्रग्स या फिर इसमें था। कत्ल की इस कहानी में सिर्फ प्यार, सेक्स और धोखा नहीं, बल्कि जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, नशा है, और इसके अलावा जिस तरह की क्रूरता है वो कातिल के मानसिक दशा को भी दर्शाती है, जिसमें न सिर्फ हत्या किया जाता है बल्कि निर्मम हत्या के बाद शव के साथ क्रूरता भी की जाती है और उसके बाद उस शव को ठिकाने भी लगाया जाता है बेहद सातिराना तरीके से। और उसके बाद हिमाचल की वादियों में निकल जाते हैं साहिल के साथ मुस्कान। हाँ, मैं उनको लेके गया था, पर मेरे को मालूम नहीं था कि इन्होंने कुछ कांड करा है या नहीं करा। मेरे पास बुकिंग आई थी सवेरे 4 तारीख में 10 साढ़े 10 बजे 10 के आसपास में। फिर शाम के टाइम फ़ोन आया 4-5 बजे, नुवे जाएंगे 5-6 बजे ऐसे निकलेंगे तो पहुंच जाना दिल्ली चुंगी पहुंच कर फ़ोन कर लेना, मैं नंबर भेजूंगा और घर की उनकी लोकेशन भेज दूँगा, उनके घर चले जाना, फ़ोन कर लेना। मगर ठीक है, उनको बैठा लेना। मैं पहुंचा, वहाँ पहुंच तो गया था मैं वहाँ 6:30 बजे। वे चले गाड़ी में 7-7:15। हाँ जी, शाम के टाइम। दुकान थी वहाँ मेरठ वाले हलवाई की दुकान के नाम से डेयरी, काशी डेयरी लिख रहा था। हाँ, उनको मैंने वहाँ से बैठाया दिल्ली चुंगी से। और वहाँ पर जिस तरह से अलग अलग तस्वीरें उनकी सामने आती है, वो ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि दोनों के जो परस्पर संबंध हैं वो सिर्फ सौरभ पर भारी नहीं पड़े, बल्कि दोनों के भीतर की जो केमिस्ट्री है वो भी दरअसल सौरभ की ज़िंदगी पर भारी पड़ी है। मेरठ की मुस्कान पूरे देश के अंदर अब बेवफाई की पहचान बन चुकी है। पर मेरे भाई को उसको इतना ज्यादा प्यार था, उस पर इतना अंधा भरोसा करता था कि उसके बगैर उसका चलता नहीं था। फांसी मिलनी चाहिए फांसी। मेरठ की मुस्कान पूरे देश के अंदर अब बेवफाई की पहचान बन चुकी है। ये वो मुस्कान थी जिसने 9 साल पहले सौरभ के साथ प्यार किया था और उस प्यार को शादी का रूप दिया था
और उसके बाद इनके घर में एक प्यारी बेटी भी हुई। लेकिन बाद में इसी मुस्कान ने सौरभ के अंत की पटकथा लिख डाली, जिसके बाद मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर सौरभ को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे कैसे मुस्कान ने सौरभ को मौत के घाट उतारा। पुलिस खुलासे में यह सामने आया है कि पत्नी मुस्कान ने अपने पति सौरभ को मारने की पटकथा की प्लानिंग नवंबर 2024 से शुरू कर दी थी। मुस्कान लगातार इस बात को सोच रही थी कि किस तरह से सौरभ को मारा जाए, यानी कि साहिल और मुस्कान के बीच में से सौरभ को हटाया जाए। सौरभ जब वापस फरवरी में यहां पर आता है और अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है, तो ये वही घर था जहां पर वो किराए के मकान में रहते थे। यहीं पर उनकी बेटी के बर्थडे का वीडियो भी सामने आया था सेलिब्रेशन का, जिसके बाद उस दिन तो मुस्कान सौरभ को मारने में असफल रही। लेकिन 3 तारीख वो दिन था, 3 मार्च की रात, जिस दिन मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर डाली। उसमें भी अहम पहलू यह था कि सौरभ अपने घर जाता है, अपनी मां की हाथ का बना हुआ खाना लेकर आता है और उस खाने को गर्म करने के लिए मुस्कान को दे डालता है, जिसके बाद मुस्कान को मौका मिल जाता है उस खाने में दवाइयां मिलाने का। मुस्कान किचन में जाकर खाने को गर्म करती है, उसमें दवाइयां मिला देती है और उसके बाद डिनर करने के बाद सौरभ अचेत हो जाता है। बाद में मुस्कान अपने प्रेमी साहिल को फोन कर इसी घर पे बुलाती है और घर के अंदर ले जाती है। इससे पहले ही मुस्कान ने वो सारा सामान खरीद लिया था जिससे हत्याकांड को अंजाम देना था, जिसमें एक चाकू शामिल था और उस धारदार चाकू से मुस्कान साहिल से कहती है कि सौरभ के सीने पर वार करे। साहिल के हाथ कांपते हैं, तो ऐसे में मुस्कान उसको सहारा देती है, अपने दोनों हाथ मिलाकर साहिल के हाथ मिलाकर उसके सीने में चाकू उतार देती है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बार सीने को चाकुओं से छलनी कर दिया जाता है। यहां तक कि बर्बरता यहां नहीं रुकती है, बाद में वो बाथरूम में जाते हैं और बाथरूम में शव को ले जाकर सर को धड़ से अलग कर देते हैं और यहां तक कि जो हाथ हैं हथेलियां काट देते हैं और साहिल सर और हथेलियों को लेकर अपने घर चला जाता है और धड़ यहीं पर इसी मकान के अंदर जहां वो किराए पर रहती थी मुस्कान अपने बेड के अंदर छुपा देती है। अगले दिन शव को ठिकाना लगाने था, तो ऐसे में मुस्कान मार्केट पहुंचती है और मार्केट से एक 220 लीटर का ड्रम खरीदती है। इसके अलावा सीमेंट लाती है, रेत लेकर यहां पर पहुंचती है। जब ये सारा सामान मुस्कान के द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है तो वो प्रेमी को दोबारा बुलाती है। साहिल अगले दिन 4 तारीख को दोबारा यहां पर आता है और उस ड्रम के अंदर डेड बॉडी को लगाया जाता है। डेड बॉडी के ऊपर सीमेंट का लेप कर दिया जाता है ताकि किसी को शक न हो कि इसके अंदर डेड बॉडी है और इसमें से बदबू आए। ये सब घटनाक्रम इसी घर के अंदर अंजाम दिया गया और यहां से ये सब करने के बाद मुस्कान यहां से निकल जाती है अपने प्रेमी के साथ पहाड़ों की वादियों में घूमने के लिए। तो चाहते नहीं थे, मगर उसकी मां ने जबरदस्ती उसको भगवा दिया लड़के के साथ और फिर आके पुलिस से कंप्लेन कर दी कि इनका लड़का लेके भग गया। यहाँ आके बहुत उधम मचाया उसने, बहुत करा। हमने कहा भाई जब तेरे को पता है कि भग गया तो जाके तू ढूंढ, हम क्यों ढूंढे अपने लड़के को, तेरी जिम्मेवारी बनती है, लड़की भागी है तो कह रही नहीं तुम्हारा लड़का लेके गया, कहाँ लेके गया, लेकर आओ, पकड़ के लाओ, फलाना करो। मैंने कहा भैया हमारे बस की नहीं, तू जाकर पकड़। मुस्कान ने नहीं की पना मोहब्बत, उसकी मोहब्बत होती तो आज को ये दिन देखना नहीं पड़ता। आपके बेटे ने तो की थी ना, तभी आपके विरोध में जाकर पागल हो गया था, उसने की ना। और वो उससे भी ज़्यादा नहीं थी, लड़की से ज़्यादा लगाव हो गया था उसको कि मैं लड़की को नहीं दूंगा इसको। जो छोटी बेटी 6 साल की थी कि लड़की को नहीं दूंगा इसको, भले तलाक दे दूंगा, उसको नहीं दूंगा। वो चाहती थी कि ये भी मेरे पास रहे, लड़की भी मेरे पास रहे, पैसा भी मुझे मिलता रहे और मैं आराम से ज़िंदगी बिताती रहूँ। तो वो तो इस चीज़ में भी राजी था, कम से कम उसको मारती तो नहीं, पैसा तुझे दे रहा था, सब चीज़ तुझे। मैं उनको फांसी की सज़ा हो, अगर नहीं सरकार देती है या कुछ करती है तो वो पब्लिक को सौंप दे, पब्लिक अपने आप करेगी। हम तो योगी जी से और मोदी जी से यही गुहार लगाएंगे कि भाई उनको सजाए, मौत हो। सौरभ की बहन सौरभ से बात करने के लिए मैसेज कर रही थी, कॉल कर रही थी। कॉल को लगातार मुस्कान डिस्कनेक्ट कर रही थी और टेक्स्ट मैसेज कर रही थी जिस पर वो कह रही थी कि अभी वो बात नहीं कर सकता है, वो कहीं बाहर है। कभी नेटवर्क इशू बताना, अलग अलग तरह के तरीके बताना ताकि वो बात ना कर सके। लेकिन इस दौरान सौरभ की बहन को शक हो जाता है कि सौरभ के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि 13 तारीख छोटी होली वाले दिन दोबारा से वो होली की बधाई देने के लिए उसको कॉल करती है और लगातार मुस्कान के द्वारा कॉल को डिस्कनेक्ट किया जाता है। जिसके बाद सौरभ की बहन अपने
मायके आती है और ये बताती है कि सौरभ के साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है और उसका परिवार सौरभ के बारे में तलाश करना शुरू कर देता है। सौरभ को मौत के घाट उतारने के बाद मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल मेरठ से कैब बुक कर हिमाचल की पहाड़ियों में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पर वो 13 दिन रहते हैं। लेकिन इन 13 दिनों में क्या कुछ हुआ ये हम आपको बताते हैं। दरअसल मुस्कान गई थी ताकि अगर कोई सौरभ से कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो वो लगातार उससे बातचीत कर सके और ये एहसास किसी को ना हो कि सौरभ को मौत के घाट उतार दिया गया है। इस दौरान सौरभ की बहन लगातार कांटेक्ट करना चाहती थी सौरभ के साथ, तो उधर से मैसेज में मुस्कान के द्वारा रिप्लाई दिया जा रहा था। छोटी होली वाले दिन भी सौरभ की बहन के द्वारा उससे बात करने के लिए कॉल की गई, लेकिन उसको लगातार डिस्कनेक्ट किया गया। उसके द्वारा यह भी पूछा गया कि वो अपनी बेटी को अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया, तो उधर से रिप्लाई किया गया कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है। ऐसे में सौरभ की बहन को शक हो गया। वो अपने मायके आती है और वहां पर बताती है कि उसे कुछ अनहोनी होने की शंका है, जिसके बाद सौरभ का बड़ा भाई ब्रह्मपुरी थाने पर पहुंचता है। 17 तारीख को पुलिस को बताता है कि उसका भाई लापता है, क्योंकि वो किराए के मकान पर जब पहुंचता है तो वहां उसे सौरभ नहीं मिलता है और उसके मोबाइल पर जब लगातार कॉल की जाती है तो मुस्कान लगातार कॉल्स को डिस्कनेक्ट करती हुई दिखाई देती है। लड़की पहले भी भाग गई थी, वो पहले से ही कैरेक्टर में खराब थी, पर मेरे भाई को उसको इतना ज़्यादा प्यार था, उस पर इतना अंधा भरोसा करता था कि उसके बगैर उसका चलता नहीं था। उसको तो यही लगा ना कि मैं सब कुछ देखूं और जाऊं, उसका प्लानिंग ही यही थी और उसने पहले से ही प्लानिंग करके चली थी कि मुझे ये सब ले लेना है और मैं निकल जाऊंगी। उसे ये नहीं पता था कि मैं फंस जाऊंगी। 17 तारीख को ही मुस्कान वापस मेरठ लौटती है, लेकिन अपने मायके जहां वो रहती थी, अब बचपन जहां उसने गुजारा अपने माता पिता के पास। दरअसल इस दौरान इन 13 दिनों के अंदर घूमने के दौरान मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने कई वीडियोस बनवाई, ड्राइवर से वीडियो बनवाई और इन वीडियो को अपलोड भी किया। एक वीडियो में वो होली खेलते हुए नजर आए जिसमें रंग लगा हुआ था और एक वीडियो साहिल के बर्थडे सेलिब्रेशन का भी था जिसमें ड्राइवर के द्वारा केक मंगवाया गया। उसकी ऑडियो क्लिपिंग भी वायरल हुई जो पुलिस के पास साक्ष्य के तौर पर है। केक कटिंग करवाई गई, यानी कि पूरी की पूरी चीज़ें सोशल मीडिया पर भी मुस्कान के द्वारा अपलोड की गई। मैं अपने आप बर्तन फेंकती थी, अपने आप मतलब कि बाल बाल नोचती थी, क्योंकि हमारे तो सामने से सब दिखाई देता था। हम छत पे सोते थे। हाँ, मतलब वो ऐसा दिखाना चाह रही थी जैसे उसको कोई मार रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं थी। रात को मतलब कि पुलिस ले लेके आती थी वो यहाँ से। कभी उसकी मम्मी आ रही है, गाली क्लोज कर रही थी इनकी गेट के बाहर खड़ी होकर। मतलब कि बहुत ही बदतमीज लोग थे वे, और अब उसने ऐसा कर दिया। और यही वो घर है जहां पर 17 तारीख की रात को मुस्कान वापस आती है और जब घरवाले ये पूछते हैं कि सौरभ कहाँ है तो मुस्कान ये कहती है कि सौरभ को उसके घरवालों ने मार डाला, लेकिन इस बात पर किसी को भरोसा नहीं था। मुस्कान के परिजनों ने जब मुस्कान से सख्ती से पूछा कि आखिरकार सौरभ कहाँ है, सही सही जवाब दे, तब मुस्कान ने अपनी मां को बताया कि उसने अपने दोस्त साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी है। ये सुनकर मुस्कान के परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई और इन दोनों ने ही मुस्कान को पुलिस के सामने पेश कर दिया, ये बताते हुए कि मुस्कान और उसके दोस्त ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी है। वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा बुलबुशु भी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्होंने सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम, यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। बस क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या फांसी मिलनी चाहिए फांसी। 18 मार्च को मेरठ पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया गया, जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि मुस्कान और साहिल ने किस तरह से और कितनी बेरहमी के साथ सौरभ की हत्या की है और तमाम चीज़ें भी पुलिस ने खुलासे में बताई। आखिरकार किस तरह से साहिल और मुस्कान नज़दीक आए, सौरभ को मारने के पीछे का
मोटिव क्या था? दरअसल मुस्कान और साहिल दोनों सौरभ को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे और सबसे शातिराना दिमाग अगर इस पूरे घटनाक्रम में किसी का रहा तो वो थी मुस्कान। अब वही वो मुस्कान है जो सलाखों के पीछे है, जिसको अब उसके कर्मों की सजा मिल रही है और सभी लोग चाहते हैं, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी ये चाहते हैं कि मुस्कान को फांसी की सजा मिले। और चलिए अब आपको सौरभ और मुस्कान की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं, जो कैसे हिट स्टोरी में तब्दील हो गई। ये स्टोरी जो खूनी अंजाम तक पहुंची, इसे जिसने भी सुना वो दहल गया। सौरभ और मुस्कान की मुलाकात इसी मोहल्ले में यानी ब्रह्मपुरी में शुरू हुई। मिलते चले गए, एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर धीरे धीरे इनका प्यार परवान चढ़ा। कहते हैं सौरभ ने मुस्कान को बताया कि वो मर्चेंट नेवी में काम करता है, जिसके बाद मुस्कान उससे इम्प्रेस हुई, उससे प्रभावित होने लगी और फिर दोनों ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर 2016 में शादी कर ली। लेकिन शायद इस स्टोरी का अंजाम ये होगा, ये सौरभ को कभी नहीं पता था। उन दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन कहते हैं कि उसके बाद उन दोनों की कभी आपस में नहीं बनी। लड़ाई झगड़े चलते रहे। मुस्कान अलग घर में रहना चाहती थी, जिसके चलते इसी मोहल्ले में 3 घर जो हैं वो नजर आते हैं। एक मुस्कान का मायका, एक मुस्कान का ससुराल जो कि सौरभ का घर हुआ, और तीसरा वो घर जहां इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और जो घर किराए पर मुस्कान के रहने के लिए सौरभ ने उसे दिलाया। वहीं पर मुस्कान अपनी बेटी के साथ रहती थी और सौरभ जो कि लंदन में रहता था वो कभी कभार अपनी बेटी से मिलने उसी घर में आया करता था। इस हत्याकांड के बाद इस इलाके के लोग भी हैरान परेशान हैं। कुछ का तो ये कहना है कि जब से ये खबर सामने आई है तब से वो रात को सोते हैं तो कई बार नींद नहीं आती अगर ख्याल आ जाए। कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके का परिवार है, कब से यहाँ पर रह रहे हैं, ये कब से है यहाँ पर। इनको हो गए कोई 1.5 साल करीबन हो गए। 1.5 साल करीब। अपना मकान है इनका? अपना मकान है। अपना मकान है इनका। कैसा है व्यवहार, कैसा? मोहल्ले में तो अच्छा है जी। अच्छा। मुस्कान आती जाती थी यहाँ? नहीं आती। कभी आती थी कभी नहीं, वैसे परमानेंट नहीं रहती थी। अच्छा। हाँ जी। क्योंकि उसका मायका था ससुराल में। हाँ, तो जैसे मायके में लड़की आती है ऐसे ही आती थी, चली जाती थी। तो साहिल का आना जाना था घर पे, क्योंकि कहते पहले से दोस्त थे। हमने कभी देखा ही नहीं। और सौरभ को भी कभी नहीं देखा। अभी 1.5 साल तो इन आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। उससे पहले कहाँ रहते थे कुछ पता नहीं, गोरीपुरा सुना है, गोरीपुरा रहते थे। अच्छा। तो ये मकान इन्होंने खरीदा है? हाँ जी। 1.5 साल करीबन हो गया मकान लिए हुए। और अभी वारदात के बाद से बातचीत हुई कभी किसी परिवार? नहीं, कोई आता ही नहीं, कोई भाषा अंदर ही अंदर है। मुस्कान जब आती थी या जब हत्याकांड के बाद आई है, जब कहते हैं कि 18 तारीख को वो अपनी माँ से मिलने आई है, उस दौरान कभी कुछ ऐसा लगा कि कोई घबराहट है या कुछ ऐसा? नहीं, कोई आया नहीं जब से बाहर। जब से तो आप लोग ही ज्यादा आ रहे हैं, बाकी इनका घर कोई आदमी बाहर नहीं आया। तो मुस्कान का बिहेवियर आस पड़ोस में कैसा था जब आती थी, मिलती जुलती थी या पड़ोसियों से? कभी देखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। बेटी भी यहीं रहती है मुस्कान? रहती है, बेटी यहीं रहती है। बेटी को भी यहीं माँ बाप के पास छोड़ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेटी तो कभी भी आ जाती है, कभी भी चली जाती है, ऐसा है बेटी। तो इस मर्डर केस में हर दिन एक नया एंगल सामने आ रहा है, हर दिन एक नई बात सामने आ रही है, लेकिन एक बात जो तय है कि सबसे बड़ा नुकसान जो है वो सौरभ के परिवार वालों का हुआ, क्योंकि सौरभ इस दुनिया में नहीं रहा और इस लव स्टोरी में जो भेंट चढ़ा वो सौरभ है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मुस्कान के परिवार का, जो किस तरीके का यहाँ पर बिहेवियर रहा है। मुस्कान का ये परिवार कब से यहाँ पर है और इस तरीके की घटना अब सामने आई है, तो उसके बाद से कैसा बिहेवियर है? बहुत दुख है जी, यहाँ पर तो जो सब परेशानी है। कहने में यही आ रहा है कि सौरभ नहीं दिया है ये मकान, पैसे वैसे लगाए, उनके माँ बापों का कहना है। अच्छा। हाँ, लड़के के माँ बापों का, क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं जाता था, जो भी खर्चा होता था यही होता था, अपनी लड़की पे करता था या किसी पे करता था। पल का फोन दिलवाना अपना, बस उसका ये था, सारा खर्चा ये वही लड़का करता था जो सुनने में आया हुआ है। डायमंड की रिंग ये सब खर्चा मुस्कान पे हो रहा था? नहीं, ये नहीं पता। उसके घर वालों को था या उसकी साली को कर रहा था, कैसे भी कर रहा था वो, मतलब उसके घर पे, अपने घर पे कुछ नहीं देता, जो कुछ था इसका ही था। हालांकि उसका घर बहुत अच्छा है, सारी बातें अच्छे घर के है था वो, लेकिन इसके बीच में ये जैसा ये उल्लू बीच में आ गया, बहुत गंदा लड़का आया ये हाथ में उनके, साहिल। लेकिन ये लड़की ही गलत थी, ये पहले भी 11-12 दिन भाग चुकी है।
इसी के साथ। इसके पापा के खुद के बयान है, वो खुद कह रहे हैं कि शादी से पहले एक बार जा चुकी है, हैं, फिर उसके बाद में शादी के बाद 15 दिन कहीं रह के आई है। बताओ तो फिर ये क्या, और जबकि लव मैरिज हुई है, क्या लव मैरिज है बताओ। वो अगर इंग्लैंड रहता था तो उसके 2-1 साल बाद आया, ये 1.5 साल बाद। बर्थडे बनाना है अपनी वाइफ का, बताओ उसे सरप्राइज उसने उसे दे दिया, बताओ सरप्राइज दिया उसने, ऐसा सरप्राइज दिया इसको कि उसने टुकड़े कर दिए। और लड़कियों को मैंने सेब लगा दिया साहिल ने। मुस्कान के किरदार को लेकर मोहल्ले में पहले भी कोई चर्चाएं थी? कोई चर्चा नहीं आई थी, लेकिन हाँ ये वाली आई थी कि वो पहले लेके भाग गया ये करके किसी और के साथ, जब तक वो इंग्लैंड में था तो वो लेके भाग गया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें